बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के थीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थीम किसको कहते हैं या थीम की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ थीम? इट इज़ द बेस ऑफ एनी वर्क, यानी कि कोई भी नावल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा या प्ले जिस चीज़ पे बेस करता है वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ थीम कहलाती है। द थीम इज़ द बिग आइडिया और द लेसन द ऑथर वांट्स टू टेक अवे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, यानी कि किसी भी लिटरेरी वर्क का जो बेसिक आइडिया, बेसिक पर्पस या सेंट्रल आइडिया होता है वो क्या कहलाता है? वो थीम कहलाता है, जो कि ऑथर हमें स्टोरी के एंड में देना चाहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो इसकी डेफिनेशन देती है, द सब्जेक्ट और मेन आइडिया इन अ टॉक, पीस ऑफ राइटिंग और वर्क ऑफ आर्ट, कि किसी भी पीस ऑफ आर्ट और किसी भी आर्ट ऑफ राइटिंग की जो मेन या असल बात होती है वो क्या कहलाती है? वो थीम कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। अब यहाँ पे नंबर 1 पे जो थीम आ जाता है वो है रिवेंज का। रिवेंज इज़ एन एविडेंट थीम इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। अब यहाँ पे जो है रिवेंज का जो थीम है इसमें हमें 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो है हैमलेट का कैरेक्टर। Hamlet is the main character seeking revenge in the play, and Hamlet is seeking revenge on Claudius because he kills his father, King Hamlet. कि हैमलेट ने बदला लेना है क्लॉडियस से, क्योंकि क्लॉडियस ने जो है ओल्ड किंग का कत्ल किया, यानी कि हैमलेट के फादर का। उसके बाद है कि सेकंड नंबर में जो कैरेक्टर आ जाता है वो है लेओटिस का। लेओटिस इज सीकिंग रिवेंज ऑन हिज फादर्स मर्डरर, एंड लेओटिस इज सीकिंग रिवेंज ऑन हैमलेट बिकॉज ही किल्स हिज फादर पोलोनियस। अब जो लेओटिस है उसने बदला लेना है किससे? हैमलेट से, क्योंकि हैमलेट ने क्या किया? हैमलेट ने कत्ल किया पोलोनियस का, जो क्या फादर है किसका? लेओटिस का। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टर आ जाता है वो है क्लॉडियस का। क्लॉडियस सेक्स रिवेंज ऑन हैमलेट, एंड क्लॉडियस सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड व्हेन ही मर्डर्स पोलोनियस। अब क्लॉडियस जो है उसने बदला लेना है किससे? हैमलेट से। और क्लॉडियस क्या चाहता है कि वो चाहता है कि जो है हैमलेट को भेज दिया जाए इंग्लैंड, और इस वजह से वो प्लान करते हैं कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचेगा तो उसको क्या कर दिया जाए? उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाए। Claudius admits in his soliloquy that Hamlet is like a burning fever in his brain, and adding that he needs to be cured quickly. अब क्लॉडियस जो है वो एक soliloquy कहता है, वो कहता है कि जो हैमलेट है वो इसका दिमाग पे चढ़ में एक तपते बुखार की तरह है, और वो क्या चाहता है कि वो इससे जल्द से जल्द छुटकारा चाहता है या इससे शिफा चाहता है। And Claudius also adds that he will never be happy unless Hamlet is dead. और क्लॉडियस क्या कहता है कि वो उस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक उसे पता ना चल जाए कि हैमलेट की डेथ हो गई या उसको मारा जा चुका है। उसके बाद नंबर 4 पे जो कैरेक्टर आ जाता है वो है फोर्टिनब्रास का। फोर्टिनब्रास सीकिंग रिवेंज ऑन किंग हैमलेट, कि जो फोर्टिनब्रास है वो बदला लेना चाहता है किससे? किंग हैमलेट से या ओल्ड किंग से। Fortinbras is seeking revenge on King Hamlet at Denmark because King Hamlet killed King Fortinbras during battle. के Fortinbras ने बदला लेना है ओल्ड किंग से, क्योंकि ओल्ड फोर्टिनब्रास का कत्ल किया था बैटल के दौरान, यानी कि जंग के दौरान। एंड होरेशियो एक्सप्लेन्स दैट किंग फोर्टिनब्रास वाज किल्ड बाय किंग हैमलेट, एंड नाउ प्रिंस फोर्टिनब्रास इज प्लानिंग टू अटैक Denmark in order to get the land his father was fighting for and to harm whoever is in his path. अब यहाँ पे होरेशियो जो है वो बताता है कि जो फोर्टिनब्रास है, जो यंग फोर्टिनब्रास है या प्रिंस फोर्टिनब्रास है, वो क्या करना चाहता है? वो डेनमार्क पे हमला करना चाहता है, और हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है, और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसके लिए क्या होगा? वो उन सबके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है या ख़तरनाक साबित होगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो थीम है वो है मैडनेस की थीम। मैडनेस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। अब इसमें 3 कैरेक्टर्स आ जाते हैं, एक है हैमलेट का कैरेक्टर, एक है ओफिलिया का कैरेक्टर, और थर्ड नंबर पे है वो है लेओटिस का कैरेक्टर। इन हैमलेट शेक्सपियर्स wrote मैडनेस because of devastating losses in the characters' lives, meaning that trauma, shock or mischance might affect their sanity. अब यहाँ पे है कि शेक्सपियर ने जो मैडनेस की थीम हमें दिखाई, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो कैरेक्टर्स थे इस प्ले के, जो मेन कैरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी या उनको अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रॉमा से, शॉक से या मिसचांस से गुजरना पड़ा कि जिसने उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत थी वो ख़त्म कर दी।
And in addition to this, he also wrote about the madness of excessive or unrequited love. और दूसरा जो है उनकी madness की क्या वजह थी, उनकी हद से बढ़ी हुई मोहब्बत, एक दूसरे से हद से बढ़ी हुई मोहब्बत, यानी कि जैसे ओफेलिया की मोहब्बत है या हेमलेट की। तो क्योंकि हद से ज़्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत क्या करती है, ये इंसान को जो है तबाही की तरफ लेके जाती है। शेक्सपियर हैंडल द थीम ऑफ मैडनेस इन हैमलेट बाय 3 कैरेक्टर्स, हैमलेट, ओफेलिया एंड लेयरटीज। अब शेक्सपियर जो है इस मैडनेस के थीम को 3 कैरेक्टर्स के ज़रिए क्या किया, हैंडल किया। हैमलेट है, ओफेलिया और लेयरटीज है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हैमलेट की मैडनेस है उसको देख लेते हैं। हैमलेट्स मैडनेस इज हैंडल्ड एज he acts mad first to fool people to find his father's murder, and after some time he really becomes mad. And he begins to act mad because of his father's ghost telling Hamlet that he should find the murder of him. Then he begins to act as if he is really mad, leading people to talk and behave freely in front of him, thinking he does not understand anything because he is mad. अब जहाँ पे क्या है कि हैमलेट ने जो है वो अपने ऊपर खुद ही मैडनेस तारी कर ली थी ताकि वो सच का पता लगा सके। क्योंकि हैमलेट को उसके फादर ने क्या कहा, उसने फादर के घोस्ट ने आके बताया कि उसको कत्ल किया गया और तुमने क्या करना है, तुमने मेरे कत्ल का बदला लेना है। तो इस वजह से उसने क्या किया कि वो इस सच्चाई का पता लगाएगा कि जो घोस्ट है वो सच बात कह रहा है या नहीं। तो उसने अपने ऊपर क्या कर ली, उसने अपने ऊपर जो है मैडनेस तारी कर ली। अब जैसे ही उसने अपने ऊपर मैडनेस तारी कर ली तो उसने क्या किया, उसने लोगों के सामने जो है अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी, यानी कि स्ट्रेंज उसने बिहेव करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ कि लोगों के जो लोग थे, जो उसकी जो आवाम थी, उन्होंने क्या वो उसके सामने क्या करते थे, वो उसके सामने फ्रीली बिहेव करते थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा और ये क्या है, ये तो एक पागल है या दीवाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर है वो है ओफेलिया का कैरेक्टर। सेकेंडली ओफेलिया मैडनेस इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हर फादर एंड हर लव, एंड शी वाज इन लव विद हैमलेट फर्स्ट। हैमलेट वर इन लव विद हर फर्स्ट, but later on he rejects her and that makes her melancholic। अब जहाँ पे है कि जो सेकंड ओफेलिया की जो मैडनेस है वो क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि उसने अपने फादर को खोया और दूसरा क्या है कि उसने अपनी जो मोहब्बत है उसको भी उसने खो दिया। एंड उसके बाद क्या है कि सबसे पहले क्या है, जो ओफेलिया है वो क्या करती है, वो अपने बाप और भाई के कहने पे हैमलेट से मिलना छोड़ देती है और क्या करता है कि उसके बाद क्या होता है कि जो हैमलेट है वो भी उसको रिजेक्ट कर देता है और ये चीज़ क्या होती है, उसके लिए गम का बायस होती है। आफ्टर हैमलेट मर्डर ओफेलिया's father, her psychology becomes worse and she is completely mad that she cannot even recognize her brother Leodes। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जब ओफेलिया को पता चलता है कि उसके बाप को कत्ल किया उसके लवर ने, जिससे वो मोहब्बत करती थी, ये चीज़ उसके लिए और ज़्यादा शॉकिंग थी और इस चीज़ ने उसकी ज़हनी जो है सलाहियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और एट द एंड वो क्या हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने भाई को भी पहचानने से इनकार कर देती है। All of these situations lead to her suicide and she draws। और ये तमाम जो situations है उसको क्या करती है, उसको खुदकुशी की तरफ ले जाती है और एट द एंड क्या होता है कि वो डूबकर मर जाती है। उसके बाद नंबर 3 पे जो कैरेक्टर आ जाता है वो है लेयरटीज का। लास्टली लेयरटीज इज द थर्ड कैरेक्टर दैट शेक्सपियर wrote about the theme of madness, and Lear's madness is about the revenge that he wants to take from Hamlet। At first, Hamlet murders his father, and that makes him go for the revenge of his father. And after that, Ophelia, his sister, suicides because of Hamlet। These two events make Leodes obsessed to kill Hamlet and take revenge of his father and sister। अब यहाँ पे क्या है कि Leodes की जो मैडनेस है वो क्या है कि वो गुस्से और जुनून की कैफियत में है, वो गुस्से और नफरत की वजह से क्या है, वो पागल हो गया है। अब उसकी जो गुस्सा है, नफरत है, उसके पागलपन की क्या वजह है कि इसकी दो वजूहत है कि एक तो जो हैमलेट है उसने क्या किया, उसने उसके बाप को कत्ल किया, बेगुनाह कत्ल किया। उसके बाद हैमलेट की वजह से उसकी जो बहन है ओफेलिया वो क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है। अब यही दो वजूहत हैं जिसकी वजह से लेयरटीज़ वो गम और गुस्से में पागल हो जाता है और वो चाहता है कि वो क्या करे, वो जल्द से जल्द जो है हैमलेट का खात्मा कर दे। Leodes declares he would cut his throat, which demonstrates Leodes' eagerness and madness to kill। और ये चीज़ क्या करती है कि उसकी ईगरनेस को शो करती है कि वो कितना जुनूनी है, इस वजह से कि वो क्या करना चाहता है, वो जल्द से जल्द चाहता है कि वो हैमलेट का खात्मा कर दे।
उसके बाद नंबर 3 पे जो है थीम वो है मोर्टेलिटी। From the beginning of the play, mortality is considered a major theme that goes on throughout the play. And starting with the death of Hamlet's father at the beginning of the play and ending with 8 of the 9 major characters dying by the end, death is evident and has an effect in many different ways. And the chain of death is interconnected and each person treats the concept of death in a different manner. अब यहाँ पे हमें मोर्टेलिटी का थीम तब देखने को मिलता है कि जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि जो ओल्ड की है उसकी क्या हो गया, उसकी डेथ हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया है। और उसके बाद फिर जैसे जब प्ले एंड हो रहा होता है तो तब भी हमें क्या करते हैं, हमें 8 से 9 जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेथ देखने को मिलती है। और तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे या इनकी जो मौत थी ये एक दूसरे के साथ क्या थी, इंटरकनेक्टेड थी। और ये तमाम चीज़ें हमें क्या लेके जाती हैं, हमें इस चीज़ की तरफ ले किए जाते हैं कि हर इंसान को मौत आनी है और आनी है। लेकिन इन तमाम कैरेक्टर्स की जो मरने का जो वजूहत थी वो क्या थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी। उसके बाद आ जाते हैं कि once Hamlet sees Yorick's skull, he realizes that even though Yorick was a funny guy with an excellent imagination, his skull is just like all of the rest, as everyone's body returns to dust. अब जहाँ पे है कि जो हैमलेट है वो यॉरिक की स्कल देखता है और वो क्या रियलाइज़ करता है कि यॉरिक क्या था, एक फ़नी गाय था और इसका जो इमेजिनेशन था या उसका जो तख़य्युल था वो क्या था, बहुत ही वसी था और एक्सीलेंट था। लेकिन वो फिर ये रियलाइज़ करता है कि हर इंसान ने क्या करना है, हर इंसान ने ही मिट्टी में जाना है। एंड इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट डेथ एलिमिनेट्स डिफरेंसेस अमंग पीपल, की मौत जो है वो इंसानों के दरमियान जो है फ़र्क को ख़त्म कर देती है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मौत ना आनी हो। उसके बाद नंबर 4 पे जो है थीम वो है मॉरल करप्शन। द मॉरल करप्शन इन डेनमार्क इज showcased for the readers throughout the play by images of physical corruption and disease. And Shakespeare argues in Hamlet that sin on moral corruption is like a disease that leads one to one's own death or demise, and nobody is immune from it. अब जहाँ पे जो है मॉरल करप्शन जो है डेनमार्क में उसको किसके साथ दिखाया गया है, फिजिकल करप्शन और डिजीज़ के साथ उसको दिखाया गया। और जो शेक्सपियर है वो क्या कहता है कि जो मॉरल करप्शन है वो क्या है, वो एक गुनाह या एक बीमारी की तरह है, एक ऐसी बीमारी की तरह है जो कि इंसान को मौत की तरफ ले जाती है या तबाही की तरफ ले जाती है। कोई भी जो है इंसान या कोई भी चीज़ उससे नहीं बच सकता। For example, Claudius commits several immoral acts such as him murdering his brother and wrongfully taking over his kingdom and then he marrying his sister-in-law. And Hamlet expressed his disgust and anger with this by saying, "Oh, most naughty beast, to post with such expertise to depraved sheets." अब जहाँ पे है कि जो मॉरल करप्शन हमें देखने को मिलती है, इसमें 2 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसमें एक है वो है क्लॉडियस का कैरेक्टर, कि क्लॉडियस क्या करता है कि उसने अपने भाई का कत्ल किया और फिर उसने क्या किया, उसने बादशाहत पे कब्जा कर लिया और फिर जो अपने भाई की बेवा है उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर उसका प्लान होता है कि वो अपने जो भतीजा है उसको भी कत्ल कर ले और उसके लिए वो क्या करता है, वो डिफरेंट प्लान्स करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर आ जाता है मॉरल करप्शन में, वो है गर्टरूड का। On the other hand, Gertrude also marries husband's brother soon after his death because she does not want the royal status let go. अब यहाँ पे है कि जो गर्टरूड है उसने क्या किया, अपने शोहर की मौत का गम बनाने की वजह उसने अपने जो देवर है उससे शादी कर ली, क्योंकि वो जो रॉयल स्टेटस था ये उसको जो ऐश में ये हुई थी वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से क्या किया, उसने अपने देवर से शादी कर ली। उसके बाद नंबर 5 पे जो है थीम वो है रिलीजन का। Religion has an impact on the actions of the characters in this play. The Hamlet Solniki 2b are not within describes his religious thought about suicide. अब जहाँ पे जो रिलीजन का इफेक्ट देखने को मिलता है वो इस कोटेशन या इस सोनेलिटी में हमें देखने को मिलता है कि 2b are not with that is the question. अब है कि जो हैमलेट है वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि जिस ज़हनी अजियत या जिस तकलीफ में है, जिस करब में है, तो वो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर ले, वो खुदकुशी कर ले। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर वो खुदकुशी कर लेगा तो उसकी आगे की जो ज़िंदगी है वो किस तरह की होगी। एंड उसके बाद है कि he refuses to kill Claudius while he prays for fear that he will send him to heaven when he should go to hell. And Hamlet also believes that there is a destiny that shapes our ends. उसके बाद है कि वो यहाँ पे हमें दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है रिलीजियस का, कि वो चाहता है कि
वो क्या करे, वो क्लॉडियस का कत्ल कर दे जब वो इबादत कर रहा होता है। लेकिन फिर वो इस चीज़ से रुक जाता है कि वो चाहता है, वो ये सोचता है कि अगर वो उसको इबादत करते हुए कत्ल करेगा तो हो सकता है वो जन्नत में चला जाए। तो फिर आगे वो ये फैसला करता है कि वो उसको उस टाइम कत्ल करेगा जब वो क्या करेगा, वो कोई गुनाह कर रहा होगा ताकि वो जहन्नम में जाए। और उसके बाद फिर उसको इस बात का क्या होता है, बिलीव होता है कि हैमलेट आल्सो बिलीव्स दैट देयर इज अ डेस्टिनी दैट शेप्स आवर एंड्स। उसके बाद नंबर 6 पे जो थीम है वो है पॉलिटिक्स। हैमलेट इज अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी। हैमलेट क्या है, एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है। इफ टू डिस्कस द पॉलिटिक्स द होल मैसेज ड्यू टू दिस, कि ये सारा का सारा जो स्टोरी के अंदर या प्ले के अंदर जो मैस है वो किसकी वजह से है, वो पॉलिटिक्स की वजह से ही है। The Hamlet's uncle has murdered his father, the king. He subsequently removed Hamlet from his estate and became king. और यहाँ पे है कि ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स से चल रही है कि जो क्लॉडियस है वो क्या करता है कि उसने अपने भाई का कत्ल किया। अपने भाई के कत्ल करने के बाद उसने सारी बादशाह पे कब्जा जमा लिया और वो उसने खुद को एक जो है बेहतर किंग साबित करने की उसने कोशिश की। और उसके बाद फिर उसे ये खतरा महसूस होता है कि हो सकता है कि उसका जो भतीजा वो उसको कत्ल कर दे और वो उसकी जगह पे बादशाह बन जाए। तो वो उसके लिए फिर अपने भतीजे को पाने के लिए फिर वो प्लान्स करता है, डिफरेंट प्लान्स करता है। वो उसको इंग्लैंड भेजता है, वहाँ पे फिर वो उसको एक नोट लिखता है कि जो जैसे ही हैमलेट वहाँ पे पहुँचे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। या फिर उसके बाद जब वो वहाँ से बच कर आता है तो फिर वो सेकंड प्लान करते हैं कि लेयर्टीज़ और हैमलेट की लड़ाई करवाई जाए और लेयर्टीज़ के हाथों जो है हैमलेट का कत्ल हो जाए। और फिर थर्ड जो प्लान होता है कि अगर वहाँ से भी हैमलेट बच जाए तो वो जो जहरीली शराब है वो पीकर मर जाए। तो अब जहाँ पे ये सारी की सारी क्या चल रही है, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स चल रही है। अब इसकी जो पॉलिटिक्स है, जो क्लॉडियस की जो पॉलिटिक्स है उसका साथ देने के लिए फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो है प्रोनियस का। प्रोनियस आल्सो टू मेक हैप्पी हिज किंग स्पोर्ट्स क्लॉडियस इन हिज फील्ड प्लान्स। प्रोनियस जो है वो अपने बादशाह को खुश करने के लिए या उसके खुशनुदी हासिल करने के लिए, उससे इनाम हासिल करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने जो बादशाह है उसके जो फील्ड प्लान्स हैं उनका साथ देता है। उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टर है जो कि इसका साथ देते हैं इन तमाम प्लान्स का, वह है रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डेनस्टाइन टू गेट सम स्टेटस एंड अपलॉज इन किंग्स कोर्ट चीट देयर फ्रेंड। कि वो भी चाहते हैं कि बादशाह की तरफ से उन्हें इनाम मिले, या बादशाह जो है वो उससे खुश हो, उनसे खुश हो। तो वो क्या करता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने फ्रेंड को चीट करते हैं या अपने फेलो को चीट करते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे जो है अब थीम है वो है एक्शन एंड इनएक्शन। वन ऑफ शेक्सपियर्स थीम्स इन द प्ले इज द आइडिया ऑफ एक्शन वर्सेस इनएक्शन। इफ यू रिव्यू the two be are not to be solid, you can see how Shakespeare develops this theme. And in it, Hamlet opens the speech with a question: is it nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them? अब यहाँ पे है जो थीम हमें देखने को मिलता है एक्शन एंड इन एक्शन का। यहाँ पे ये है कि जो हैमलेट है उसके दो कन्फ्लिक्ट्स का उसको सामना करना पड़ रहा है। एक है इनर कन्फ्लिक्ट, एक है आउटर कन्फ्लिक्ट, आउटर वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट। अब जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो क्या है कि उसके अंदर जो है कश्मकश है, जंग है कि वो सच का पता लगाए या ना लगाए। इस वजह से वो फिर क्या करता है, वो एक सॉलिड की कहता है कि टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। वो बार बार ये क्वेश्चन करता है क्योंकि उसको ये खतरा होता है कि अगर उसका चचा साबित हो गया कि उसका चचा कातिल है तो ये चीज़ उसे मज़ीद दुख में उसे मज़ीद दुख पहुंचाएगी। तो और हालांकि वो क्या है, वो पहले एक गम की कैफियत में है। तो वो कहता है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि उसका चचा कातिल है तो वो ये चीज़ उसे मज़ीद गमज़दा कर देगी। तो इस वजह तो वो फिर क्या करता है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और दूसरा ये है कि उसने अपने जो फादर का जो ग्रोथ है उससे भी उसने वादा कर लिया होता है कि वो क्या करेगा, वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा। तो बार बार फिर वो ये सोचता है कि वो जो है एक तो उसने वादा कर लिया है, अब वादे पे तो उसने अमल करना है। तो अब क्या होता है कि आगे वो फिर क्या प्लान्स करे कि वो जो है अपने चचा से बदला ले। इस वजह से फिर आगे वो एक क्वेश्चन करता है कि इज इट नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing and them। कि
एक तो ये कि वो ज़हनी तौर पर जितनी परेशानी, कशमकश या जितनी अज़ियत का शिकार है, या तो वो इस अज़ियत को बर्दाश्त करे, या फिर वो क्या करे कि वो इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए या इन मुश्किलात को ख़त्म करने की उम्मीद में क्या करे, वो इन तमाम जो रुकावटें हैं, ये जो मुश्किलात का जो समंदर है, वो क्या करे, वो इनको अबूर करे। इसके लिए वो कोशिशें करे। तो इस वजह से वो कहता है कि बार-बार जो सोच रहा है, ये क्या करता है, ये इंसान को पॉजिटिव बना देता है। तो इस वजह से वो फिर एट द एंड वो ये फैसला करता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान को ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वो फैसला कर चुका होता है उस पे उसे अमल करना चाहिए जल्द से जल्द। उसके बाद है कि दिस क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेट्स टू हैमलेट्स स्ट्रगल टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लॉडियस एंड देयरफॉर रिस्टोर ऑर्डर टू द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि हैमलेट इज स्ट्रगलिंग टू डिसाइड इफ इट वुड बी बेटर टू सफर through the troubles or to fight against what seems to insurmountable odds. In the hopes of ending the troubles, Hamlet goes on to rationalize his inaction by recognizing that conscience does make cowards of us all, and the resignation falls apart with the pale cost of thought. Hamlet struggles with his thinking about what to do. Perhaps overthinking is too much. In the end, Hamlet can act when he stops thinking so much and lets himself relax in the knowledge that all can really do is be ready. And he even says the readiness is on. अब ही पे भी ये वही बात की जा रही है कि वो क्या करता है, वो कहता है कि या तो वो ज़हनी तौर पर अजियत और तकलीफ़ का जो है वो शिकार है, या फिर वो इन तमाम जो मुश्किलात है जिनको फेस कर रहा है वो उनका बहादुरी से मुकाबला करे। और इस वजह से वो क्या करता है कि उसे बार-बार उसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा सोच होती है इंसान को, और ज़्यादा सोचना होता है वो इंसान को बुज़दिल बना देता है। और क्या करना चाहिए कि हम जो चीज़ सोच लेते हैं उनसे हम उस पे हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और उसके बाद नंबर 8 पे जो आ जाता है वो है थीम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। When we describe appearance versus reality, two characters show difference between their real appearance and actual moral values. अब यहाँ पे है कि जैसे हम देखते हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम, तो यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक क्लॉडियस के कैरेक्टर और दूसरा कौन सा है, वो है हैमलेट का कैरेक्टर। Claudius is actually a selfish, greedy and cruel person, but he disguises to his people himself as a good king and human by marrying the king widow and taking care of his reign. और यहाँ पे कि जो क्लॉडियस है वो क्या है, वो एक्चुअली एक सेल्फिश है, ग्रीडी और क्रूअल पर्सन है, लेकिन उसने क्या हुआ है, अपने ऊपर ये बात चढ़ाया है एक अच्छे किंग का, कि उसने क्या किया, उसने एक तो अपने भाई की बेबस शादी की, और दूसरा वो क्या है, वो एक बेहतर तरीके से जो है बादशाहत को संभाल रहा है। On the other hand, Hamlet is actually a well-mannered person and has good moral values, thoughts and emotional sensitivity. जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या है, वो है हैमलेट का, जो कि एक्चुअली क्या है, वेल मैनर्ड पर्सन है, गुड मॉरल वैल्यूज उसके अंदर पाए जाते हैं, थॉट्स एंड इमोशनल सेंसिटिविटी पाई जाती है। लेकिन but he shows himself as a mad person to seek the truth about his father murderer and then take the revenge from Claudius. लेकिन क्या करता है कि वो अपने ऊपर मैडनेस ना निकाल लेता है ताकि वो सच का पता लगा सके अपने, और उसका जो अंकल है क्लॉडियस, उससे अपने बाप के कत्ल का बदला ले सके। उसके बाद नंबर 9 पे जो थीम है वो है वोमेन का थीम। Woman is also a major part of the Hamlet's theme. There are two characters named Gertrude and Ophelia depicting two different personalities, and they are at two opposite verges of moral and emotional spectrum. अब यहाँ पे हम जो वोमेन का जो थीम है, यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक गर्ट्रूड का कैरेक्टर और दूसरा है ओफेलिया का कैरेक्टर। और ये दोनों क्या है, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जैसे दरिया के जो दो किनारे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चल रहे होते हैं, ये अलग सिंग में चल रहे होते हैं, तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी इसी तरह से हैं, इन दोनों की कैरेक्टर्स। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसको गर्ट्रूड का कैरेक्टर को। फर्स्ट टू डिस्क्राइब गर्ट्रूड, हैमलेट्स मदर इज सेल्फिश एंड मॉरली बेस्ड वुमन। के जो गर्ट्रूड है वो क्या है, एक सेल्फिश और मॉरली बेस्ड वुमन है, because she after her husband's murder instantly marries his brother Claudius to keep the royal status, and she does not stay loyal to her husband and not even mourn for him. कि वो क्या करती है, जो गर्ट्रूड है, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ होती है, वो उसकी मौत को गम मनाने के बजाय, या उसने उसके साथ वादा किया होता है कि वो क्या करेगी, वो उसके साथ वफा करेगी, लेकिन उसने इन तमाम चीज़ों पर अमल नहीं किया। उसने क्या किया कि उसे ये
इसे उसे ये खतरा था कि हो सकता है कि उसे ये तमाम जो है ऐशो इशरत जो है वो छीन जाए। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो देवर है उससे शादी कर ली। उसके बाद है कि ऑन द अदर हैंड ओफिलिया हैमलेट्स लवर इज एन इनोसेंट अ लॉयल गर्ल एंड शी इज नॉट ओनली लॉयल टू हर फैमिली बट आल्सो टू हैमलेट एज फर्स्ट लॉर्ड इन देयर टसल। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है ओफिलिया का कैरेक्टर। ओफिलिया जो है वो क्या है, एक इनोसेंट और लॉयल गर्ल है, और वो है, और वो क्या करती है, वो उसे अपनी फैमिली से भी बहुत मोहब्बत है, यानी अपने फादर से और अपने जो भाई है उससे भी मोहब्बत है, और वो उनके साथ क्या है, वो सिंसियर है। और लेकिन दूसरा क्या है, उसे हैमलेट से भी मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है। इस वजह से अब इन दोनों के टसल के दरमियान क्या है, वो शदीद उसने सफ़र क्या होता है, या इन दोनों की वजह से वो शदीद अज़ियत का शिकार होती है, या उसने बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की होती हैं। उसके बाद लास्ट जो करेक्टर है जो हमें देखने को मिलता है वो है डाउट। In Hamlet, the Shakespeare's play Doubt is one of the major themes. In fact, the whole play is based on the story of a ghost who claims to be Hamlet's father, and nobody can be sure if what he says is the truth. और जहाँ पे एक डाउट का जो थीम हमें देखने को मिलता है वो इस सॉलिडिटी में हमें नजर आता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. Hamlet thinks but isn't entirely sure that his uncle killed his father, and he thinks he sees his father's ghost, but he is not sure he should believe the ghost or hear what the ghost says to him, and that's the reason Hamlet says a solidity in the play, to be or not to be, that is the question. अब जहाँ पे जो थीम है, लास्ट थीम है डाउट का, वो हमें तब देखने को मिलता है कि जो हैमलेट के फादर का जो घोस्ट है वो उसे कहता है कि वो उसके क्या उसके कत्ल का बदला ले, यानी कि क्लॉडिस को कत्ल करे। तो वो क्या करता है, वो इस चीज़ पे उसको यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जो घोस्ट जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है या नहीं। वो कहता है हो सकता है वो उसको ऐसे मिसगाइड कर रहा हो, ये कोई ऐसी आप हो जो कि यहाँ पे शर फैलाने के लिए आई हो। तो वो इस वजह से क्या करता है, वो बार बार एक सॉलिडिटी कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और उसके बाद सेकंड रीज़न ये होता है कि वो उसको ये होता है कि अगर उसे ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि उसका जो चचा है वो कातिल है, तो ये चीज़ उसे क्या करेगी, उसे मज़ीद धोखा उसके लिए मज़ीद धोखा बायस होगी। तो फिर इस वजह से एक तो वो ये सॉलिडिटी कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसके बाद फिर वो ये बात भी कहता है कि एक तो वो जितनी अज़ियत दैनिक तौर पर वो जितनी अज़ियत का शिकार है, या तो वो फिर इस अज़ियत या तकलीफ़ को बर्दाश्त करे, या फिर जो मुसीबतें उसे पेश आ रही हैं वो इन तमाम मुसीबतों से लड़ने का फ़ैसला कर ले। तो ये सारी के सारी ये थीम्स है, टोटल कितनी है, टोटल है 10। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ब्लॉगर पे, और तमाम जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।